साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यानी कि इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जब आपका एमपीएसआई का एग्जाम आने वाला था। इस वीडियो सीरीज को हमने दोबारा चालू किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जिनमें हिंदी पूछी जाएगी। जैसे कि आपका एसएससी जीडी है, यूपी लेखपाल है, एमपीएसआई है, यूपीएसआई है, आरओआर है, यूपी टेट है एवं अन्य बहुत से ऐसे एग्जाम आने वाले हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। अब देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, 8 परीक्षाओं के प्रश्नों का निचोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यानी कि 8 आयोग होते हैं, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी किस तरह से पूछी जाती है। टीसीएस बहुत महत्वपूर्ण है, तो टीसीएस एजेंसी जो एग्जाम कराती है उसमें किस तरह की हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी और यूपीएसआई है इनका एग्जाम टीसीएस के द्वारा लिया जाएगा, तो उनके प्रश्न कुछ अलग टाइप के होते हैं, तो वो प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में व्यापम किस तरह के प्रश्नों को पूछती है, तो व्यापम वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यूपी टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का निचोड़ जो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो लगभग 8 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करने के बाद में हमने यह वीडियो बनाई है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो है। पूरे में से पूरे नंबर लाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने दिनों तक ये वीडियो सीरीज चलने वाली है, क्योंकि जैसा आपका रिस्पांस होगा वैसे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। सक्सेस जंक्शन स्पेशली प्रैक्टिस सेट के लिए एक चैनल है जहां पर हम आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो या फिर यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लगातार लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अलग अलग प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में। तो देखिए, काकेसी, पापुई, भारोपी या फिर सामी हामी, तो किस परिवार की भाषा हिंदी? आइए देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है हिंदी। चलिए, भारोपीय भाषा परिवार के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारोपी भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी कि संबंधित भाषाओं का एक समूह है। तो संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, यह प्रश्न भी बन सकता है, तो आपको बताना है भारोपी भाषा परिवार। अब देखिए, भारोपी दो शब्दों से मिलकर के बना, एक तो भारत और एक यूरोपी। यानी भारत और यूरोप में दोनों देशों में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इन सभी भाषाओं को मिला करके एक परिवार बनाया गया है और इस परिवार को भारोपीय भाषा समूह कहते हैं। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो नीचे आपको भाषाओं के नाम दिए गए हैं वो सभी भाषाएं इस परिवार के अंतर्गत आती हैं। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसकी हम जब पीडीएफ डाल देंगे तो पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल पर देखकर पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अल्प प्राण, महाप्राण। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। एक ट्रिक बता देंगे, इस ट्रिक की मदद से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, पा, जा, का या फिर खा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा वर्ण इसमें महाप्राण है? आइए देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि जो खा है वो इसमें महाप्राण है। सर याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, अपने समूह का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है, बाकी सभी महाप्राण होते हैं। सर कैसे? तो आइए आपको स्लाइड के माध्यम से बताते हैं। देखिए, तो निम्नलिखित में से खा वर्ण महाप्राण है, इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो आपका खा हो जाएगा। अन्य विकल्प सही उत्तर नहीं है। स्पष्टीकरण देख लीजिए, तो महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि खा, गा, झा और फा। अन्य सभी विकल्प जो है अल्प प्राण व्यंजन है। अब देखिए क्या होता है, ये तो भाषाएं हो गई। अब कोई ट्रिक बता देते हैं। देखिए, पहला तीसरा अल्प प्राण होगा, बाकी सभी महाप्राण होंगे। यानी कि जो का है तो का आपका अल्प प्राण होगा, खा को छोड़ दीजिए, गा जो है वो आपका अल्प प्राण होगा, बाकी के सभी महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ऐसे ही याद करके रखना है। देखिए, अल्प प्राण में कौन कौन से आ जाएंगे, तो का आ जाएगा, गा आ जाएगा, जा आ जाएगा और पा आ जाएगा। ये सब अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं वो या तो पहले हैं या फिर तीसरा वर्ण है, ठीक है। बाकी सभी आपके महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, कम वायु का प्रवाह होता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चाहे जैसे आपका मन करे, चाहे ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए, चाहे आप इसका जो है इसको मतलब परिभाषा देख करके आप याद रख लीजिए। पहला तीसरा अल्प प्राण, बाकी सभी महाप्राण, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सा और हा किस प्रकार के व्यंजन है? ये आपका वर्णमाला से प्रश्न है। आइए देखते हैं, स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, नासिक व्यंजन है या फिर अंतस्थ व्यंजन है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ये सभी के सभी ऊष्म व्यंजन हैं। यानी कि ऊष्म का आप अर्थ समझ सकते हैं, ऊष्म का अर्थ है गर्म। अब देखिए सा बोल करके देखिए, सीटी वाला सा, सा बोलेंगे तो आपकी वायु जब बाहर निकलती है तो गर्म वायु का प्रवाह होता है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इन चारों को। ठीक है, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म यानी कि ऊष्म वायु निकलती है, इस अवस्था में जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चार हैं, ये कौन कौन से हैं? सा और हा, तीनों सा और हा ये सब मिलकर के ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम और तद्भव बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में आपको तत्सम और तद्भव देखने को मिलते हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि तत्सम तद्भव भाई नहीं याद होते, यार ये गलत हो ही जाते हैं। तो आज हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे आपको तत्सम और तद्भव याद रखना है। पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। धृष्ट, पृष्ठ, पानिप या फिर पंख? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो पानिप शब्द है वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव है। अब देखिए तत्सम क्या होते हैं? तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे के वैसे सेम टू सेम हिंदी में भी आ जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। यानी कि पहले के समान, जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। और ऐसे शब्द जो पहले से अपना रूप बदल करके आ जाते हैं वो आपके तद्भव हो जाते हैं। अब देखिए एक ट्रिक और आप याद रखिए, तत्सम शब्दों को बोलने में बड़ी कठिनता होगी। जैसे कि आपको धृष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, तो मतलब बड़ी कठिनता हो रही है बोलने में। आधे-अधूरे शब्दों का बहुत यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो होते हैं, तो ऐसे शब्दों को आप पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। जबकि तद्भव को आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि पानिप हो गया, बड़ी आसानी से बोल करके निकल लिए आप, ठीक है ना? तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं तत्सम और तद्भव को। 99% यहाँ से आप जो है पहचान कर सकते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों का। तो जो तत्सम शब्द होंगे बोलने में कठिन होंगे, क्योंकि संस्कृत में जैसे के तैसे आ गए हैं और संस्कृत बोलने में कठिन होती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए तो दिए गए शब्दों में पानिप शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि पानिप शब्द जो है वो तद्भव है। बाकी पानिप का अर्थ पीना, पानी होता है। अन्य सभी विकल्प तत्सम के विकल्प हैं। ठीक है, देखिए अन्य विकल्प हैं धृष्ट। धृष्ट को अगर हम तत्सम में देखेंगे तो धृष्ट कहते हैं, और उसी का तद्भव बदल करके ढीठ हो गया है। तो ढीठ बोलने में आसानी हो रही है, धृष्ट बोलने में कठिनाई हो रही है, तो धृष्ट जो होगा वो तत्सम हो जाएगा। पृष्ठ की बात करते हैं तो पृष्ठ बदल करके पीठ बन गया है, और पंख जो है तो पंख बदल बदल करके कीचड़ बन गया है। तो जो आपके तत्सम होंगे वो लगभग संस्कृत से मिलते जुलते होंगे, और जो तद्भव होते हैं वो हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपगा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सफरी, तनया, कलत्र या फिर तरंगिणी? तो आपको पता है पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए आंसर, सही आंसर है डी, यानी कि जो तरंगिणी, यानी कि तरंगिणी किसका पर्यायवाची होता है? तो नदी का पर्यायवाची होता है तरंगिणी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अपगा का अर्थ क्या होता है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके पैर ना हो, यानी कि जो बिना पैर के ही सरसरा के निकलती चली जाती है, तो वो आपकी अपगा कहलाती है। और ऐसा कौन करता है? तो नदी करती है। नदी के कोई पैर वैर तो होता नहीं है, पर सरसराती निकलती चली जाती है, तो उसे हम अपगा कहेंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए तरंगिणी शब्द अपदा शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा। इनके अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? तो अन्य पर्यायवाची हैं नदी, तनुजा, सरित, शैवालिनी, स्रोतस्विनी, निमग्ना, कूलकंसा, तटनी, सरी, सारंग, जयमाला, दरिया, निर्झरी आदि जो है वो आपके नदी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। इनको अगर आप ट्रिक के माध्यम से आप अगर याद करते हैं तो ये आपके सॉलिड नंबर होते हैं। ये नंबर कहीं जाते नहीं हैं, और यही अभी लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। प्रीवियस की 5 वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने वहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द के लिए अलग से प्रैक्टिस कराई है। उसमें हमने आपको बताया पर्यायवाची शब्द कैसे याद कर सकते हैं, तत्सम तद्भव कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना? तो पुरानी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसी की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हम यहाँ पर वीडियो के एंड में जो है इसी स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट को ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसर का पर्यायवाची क्या होगा? खनक, सदन, बसर, गजवदन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जो बसर शब्द है वो धूसर शब्द का पर्यायवाची होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिन 8 एग्जाम्स की हमने बात की है, उन 8 एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उन 8 एग्जाम का निचोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। तो दूसर का पर्यायवाची शब्द बसर है। दूसर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो खर, गदहा,
गंधर्व, रासभ, बेसर, चक्रीवन ये सभी क्या होते हैं? धूसर के पर्यायवाची होते हैं। अन्य विकल्प की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, तो खनक के पर्यायवाची कौन-कौन से होते हैं? तो खनक का अर्थ होता है चोर, मूषक, तस्कर, रजनीचर, शासिक, कुंभिल, दस्यु ये आपके खनक के पर्यायवाची होते हैं। सदन का होता है घर, गृह, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आगार, आयतन ये आपका सदन मतलब घर का हो जाता है। गजवदन का अर्थ क्या होता है? तो गणेश, गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय ये आपके गजवदन का जो है पर्यायवाची हो जाता है। तो गजवदन का अर्थ होता है भगवान श्री गणेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये ऐसे शब्द हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नए नए देखने को मिल रहे होंगे। तो निष्कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़वा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि निष्कलुष का विलोम कलुष हो जाएगा। देखिए कुछ जानकारी, तो निष्कलुष का सही विलोम होगा कलुष। निष्कलुष का अर्थ होता है निर्मल, यानी कि जिसमें कोई भी गंदगी ना हो, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर होता है, उसे हम निष्कलुष कहते हैं। और कलुष का अर्थ होता है अपवित्र। ठीक है, देखिए अन्य शब्द को देख लीजिए, तो कुख्यात का विलोम हो जाएगा विख्यात, कृतघ्न का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ और कड़वा का विलोम हो जाएगा मीठा। ठीक है, तो ये अन्य विकल्पों के भी आपको आंसर देखने को मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो निवृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम है? संतुष्टि, अनुरक्ति, प्रवृत्ति या फिर विरक्ति। चलिए आंसर देखते हैं कि निवृत्ति जो है वो किसका विलोम होता है? सही आंसर सी यानी कि प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो देखिए, तो निवृत्ति शब्द का उचित विलोम प्रवृत्ति हो जाएगा। निवृत्ति का अर्थ है किसी प्रकार के जंजाल, झंझट, पास, बंधन आदि से मुक्त होने की क्रिया। कहते नहीं, हमने तो भाई उससे निवृत्ति पा ली, उससे मुक्ति पा ली हमने, तो उसे हम निवृत्ति कहते हैं। जबकि प्रवृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव या फिर आदत, यानी कि उसको सिगरेट पीने की प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति कहते हैं ना, प्रवृत्ति का अर्थ होता है आदत और निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं, तो संतुष्टि का विलोम होता है असंतुष्टि, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लगभग 25 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है और वो टॉप 25 प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए, तो मनोज और मनुज का अर्थ बताओ। तो ये आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होगा, यानी कि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। देखिए, तो मनोज और मनुज का अर्थ बताइए। तो पहले मनोज का अर्थ क्या है और फिर दूसरे मनुज का अर्थ क्या है? तो कामनी और मानव, कमल और मानव, काजल और मानव या कामदेव और मानव। तो आपको पता है मनोज किसका पर्यायवाची होता है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगर इनमें से पहला शब्द भी आपको आ रहा होगा तो आप बड़ी आसानी से आंसर लगा सकते हैं। आपको यही करना है, आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में किसी न किसी का अर्थ जरूर पता होना चाहिए और मिल जाता है। दो में से एक का अर्थ आपको पता होता है, आप आसानी से आंसर लगा लेते हैं। देखिए, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कामदेव और मानव। तो मनोज का अर्थ कामदेव है, मनुज का अर्थ मानव है। देखिए, कुछ अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं। तो सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि कामदेव और मानव। अन्य विकल्प इसके अनुचित हैं। ठीक है, मनोज का अर्थ कामदेव होता है और मनुज का अर्थ मानव होता है। आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 9 बजने को 10 मिनट है, वाक्य शुद्धि करने के लिए आता है, आपने देखा होगा। तो वाक्य शुद्धि की ये प्रश्न है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? 9 बजने को 10 मिनट है। तो 9 बजकर 10 मिनट हो गए हैं, 9 बजने में 10 मिनट 10 मिनटें हैं, 9 बजने में 10 मिनट है या 9 बजने पर 10 मिनट है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 9 बजने में 10 मिनट है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 बजने को 10 मिनट गलत होता है, इसको हम अगर अपनी भाषा में शुद्ध भाषा में कहेंगे तो इसका सही होता है 9 बजने में 10 मिनट, यानी कि 9 बजने में 10 मिनट कम है, ये इसका सही जो है वाक्य शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? फिर से एक शुद्ध अशुद्ध आ गया है। तो देखिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उसने अनेक ग्रंथ लिखा, उसने अनेक ग्रंथों लिखे या फिर उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, क्या इसका शुद्ध रूप होगा? तो आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। बाकी अन्य विकल्प इसके अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, वाक्य में अनेकों शब्द में शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है, उसके स्थान पर अनेक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पा लगाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? अगर वाक्यों के अंत में पा लगा देंगे तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? ये जब प्रश्न आया था लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या होगा इसका आंसर, और बहुत से लोग गलत करके आ गए थे। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पुल्लिंग बनाया जाता है पा लगा करके। तो कैसे बनता है सर, आइए देख लेते हैं। तो देखिए,
जिन शब्द के अंत में पा लगाया जाता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा आदि जो है शब्द इसके सही आंसर हो जाएंगे। बूढ़ा में अगर आप पा लगा देंगे तो पुल्लिंग का बोध कराने लगेगा बुढ़ापा, ठीक है। और मोटा में अगर आप पा लगा देंगे तो मोटापा, यानी कि ये शब्द पुल्लिंग बनाने के काम में आता है पा शब्द, ठीक है। वाक्य के मतलब शब्द के अंत में पा लगा देंगे तो वो पुल्लिंग बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में है, यानी कि सिंगुलर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पाठकगण, अधिकारी, आप लोग या फिर नारी वृंद। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, कौन सा शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि एक वचन है। आइए आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि जो अधिकारी है वो एक वचन के अंतर्गत मतलब आता है, ठीक है। बाकी के सभी जो है वो आपके बहुवचन होते हैं। तो देखिए अधिकारी शब्द एक वचन है, अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग होता है, यानी कि बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, अधिकारी वर्ग आ रहा है, ठीक है ना। और एक अधिकारी आता है तो बोलते हैं एक ऑफिसर आ रहा है, ठीक है। तो एक वचन इसमें अधिकारी हो जाएगा। अन्य देख लेते हैं, तो पाठक का बहुवचन पाठकगण हो जाता है, और आपका बहुवचन आप लोग हो जाता है, और नारी का बहुवचन नारी वृंद हो जाता है। तो याद रखिएगा, नारियों के समूह को नारी वृंद कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नारियों के समूह को क्या कहते हैं, तो नारी वृंद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम सीता का मंदिर प्रसिद्ध है, वाक्य में कारक ज्ञात कीजिए। कौन सा कारक है, कारक विभक्ति, ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपको पता होगा। आइए देख लेते हैं। तो संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, या फिर कर्म कारक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि संबंध कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राम सीता का मंदिर है, जहां पर का विभक्ति का लोप होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। देखिए, तो का परसर्ग आने पर वाक्य में संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राम सीता का मंदिर प्रसिद्ध है, वाक्य में राम और सीता के बीच संबंध का भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बस आप एग्जाम देने जब बैठिए तो अपना दिमाग बिल्कुल शांत करके बैठिएगा, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जीडी के लिए विशेष प्रैक्टिस सेट हमने चालू किया है। 15 दिन में हम आपकी एसएससी जीडी का जीएस और आपका हिंदी वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे। स्पेशली हम क्विज ही लेकर के आते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि प्रैक्टिस भी होगी, साथ में डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अपना चैनल सक्सेस जंक्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही युग्म कौन सा है। कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप कॉमा तू, जो कॉमा क्या, कोई कॉमा तुम, या फिर कुछ और कोई। बताइए, अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब हो गया हमको पता ही नहीं है भाई क्या बोल रहा है, कौन कितने लोग हैं तो हमको पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि कुछ और कोई जो है वो अनिश्चयवाचकता को दर्शाता है, यानी अनिश्चित वस्तु को दर्शाता है। कुछ कुछ लेकर के आओ, क्या लेकर के आए भाई पता ही नहीं है। कोई आ गया है, कौन आ गया भाई पता ही नहीं है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो कुछ और कोई जो है वो अनिश्चय सर्वनाम का बोध कराता है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से कुछ और कोई अनिश्चय सर्वनाम शब्द है। इन विकल्पों के बाकी जो आपके विकल्प दिए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। देखिए, आप और तू जो है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। जोक और क्या जो है वो आपका संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। संबंध दर्शाता है और प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, तो क्या जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई और तुम जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद कौन सा है। विशेषण भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लगभग एक एक दो दो प्रश्नों को सारे एग्जाम के हमने एक एक दो प्रश्नों का मतलब हमने यहाँ पर ऐड किया है, हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। देखिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। देखिए, दृश्य कैसा है तो मनोरम है, वो दृश्य का गुण बता रहा है कि मनोरम दृश्य है भाई, जरूर देखो उसको, बहुत मनोरम दृश्य है। तो वो क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, तो दृश्य बहुत ही मनोरम है, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बलशाली, पुराण, नया, तीक्ष्ण, कमजोर, मोटा, दुर्बल, पठारी, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको पता है डेली सुबह हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं आपके लिए, करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स करंट और अन्य सभी करंट अफेयर को कवर करते हैं और विशेषकर यहाँ पर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों का स्क्रीनशॉट लेकर के आते हैं। तो एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, तो सुबह की करंट अफेयर ज़रूर देखा कीजिएगा। साथ ही साथ में दोपहर में 12 बजे हम एमपी जीके स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी आने वाला है, तो उनके लिए भी लेकर के आते हैं। और शाम को हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, जो कि इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं में कौन-सा काल होगा? बताइए कौन-सा काल होगा? पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, यानी कि वर्तमान काल होगा। सीधी-सी बात है भाई, पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। आपने अगर इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि वर्तमान काल की बात हो रही है, प्रेज़ेंट की बात हो रही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं। ठीक है? आसानी से पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दिए गए विकल्पों में वर्तमान काल सही विकल्प है, अन्य विकल्प इसके अनुचित उत्तर हैं। तो पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। आप आराम से इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। वह बीच में ही बोल उठा। तो वह बीच में ही बोल उठा, कौन सी क्रिया है? क्रिया भी पूछी जाती है। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया है। सब मिक्स टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है? जिससे कि एक टॉपिक आपके लिए कवर हो सके। एक-एक टॉपिक के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी यहाँ पर आपकी होती चलेगी, क्योंकि एसएससी जीडी वालों के लिए इतना समय नहीं बचा है कि हम एक-एक टॉपिक पढ़ाएँ, ठीक है ना? तो मिक्स टेस्ट लेकर के आए हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम स्पेशली टॉपिक वाइज़ भी यहाँ पर आपके लिए टेस्ट लेकर के आएँगे। आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है, वह बीच में ही बोल उठा। देखिए कुछ जानकारी, तो वह बीच में ही बोल उठा, यह वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अन्य विकल्प इसके असंगत उत्तर हैं। तो संयुक्त क्रिया इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। संयुक्त क्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प नंबर डी है। यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? तो विकल्प नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप डी कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो संयुक्त क्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो जिन वाक्यों को एक से अधिक क्रियाएँ मिल कर के पूर्ण करती हैं, वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि माताजी बाज़ार से आ गई हैं। कौन आ गई हैं? माताजी आ गई। कहाँ से आ गई हैं? बाज़ार से आ गई हैं। तो 2-2 क्रियाएँ यहाँ पर हो रही हैं, तो ये आपकी संयुक्त क्रियाएँ हो जाएँगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नानी कहानी सुनाएगी, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? वॉइस भी पूछ लिया जाता है, किस वाच्य का उदाहरण है? तो वॉइस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि एक्टिव वॉइस, यानी कि कर्तवाच्य का उदाहरण है। इसमें मेन क्या दिखाया जा रहा है? तो मेन नानी जी को बताया जा रहा है। तो नानी क्या है? कर्ता है, और कर्ता जो है यहाँ पर मेन है, इसलिए ये कर्तवाच्य हो जाता है। अगर कर्म यहाँ पर मेन होता तो कर्मवाच्य हो जाता। कैसे मेन हो जाएगा? तो अगर इसकी जगह हम ऐसे कर देते हैं कि कहानी नानी के द्वारा सुनाई जा रही है, तो कहानी क्या होती है? कर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है, नानी जी कहानी सुनाएँगी, यानी कि नानी इसमें कर्ता है और कर्ता को प्रमुख बताया गया है, तो कर्तवाच्य आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप आराम से पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। छी छी! इतनी गंदगी में कौन-सा अवयव होगा? तो ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसको तो कई लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। समुच्चय बोधक अवयव होगा, विस्मयादि बोधक अवयव होगा, या फिर क्रिया विशेषण अवयव होगा, या फिर संबंध बोधक अवयव होगा। कौन-सा अवयव होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके छी छी में जो आपका वो चिन्ह लगा है, इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और इस चिन्ह के माध्यम से ही पहचान सकते हैं आप और आंसर लगा सकते हैं विस्मयादि बोधक अवयव, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हों और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, वहाँ विस्मयादिबोधक अवयव होता है। छी छी! इतनी गंदगी है, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक अवयव हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको एक लास्ट में प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम भी आ सके वीडियो के अंत में। देखिए, बा उपसर्ग किसमें है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो बा उपसर्ग से मिलकर के बना है? इसके लिए ज़रूरी है आपको उपसर्ग और प्रत्यय पता होने चाहिए। देखिए, जो शब्दों के आगे लग करके शब्द का अर्थ बदल दे, वो आपका उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्दों के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल दे, वो आपका प्रत्यय कहलाता है। तो बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी बा जो है वो आगे लगा हुआ है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहज़मी। आंसर देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि बदौलत शब्द जो है उसमें बा उपसर्ग लगा हुआ है। बा प्लस दौलत यानी कि बदौलत। बाकी सब में भी उपसर्ग लगा है, लेकिन बा उपसर्ग नहीं है, अलग-अलग उपसर्ग है। आइए देखते हैं कौन-कौन सा उपसर्ग है। देखिए,
तो बदौलत में बा प्लस दौलत, बा उपसर्ग बनने वाले अन्य शब्द कौन-कौन से हैं? तो बनाम, बदस्तूर, बगैर, ये सब जो है इन सब में जो है बा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है? बाकी दू का अर्थ क्या होता है? और अनुसार अधिक अन्य विकल्प देख लीजिए। देखिए बदबू में बद प्लस बू, तो बद जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी बदनाम में भी बद उपसर्ग लगा हुआ है और बदहज़मी में भी बद उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। बड़ी आसानी से आप आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। षण्मास का संधि विच्छेद क्या होगा? षट प्लस मास, षण प्लस मास, षट प्लस मास या फिर सन प्लस मास। आइए आंसर देखते हैं। संधि विच्छेद प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि और संधि विच्छेद। तो सही आंसर सी हो जाएगा, यानी षट प्लस मास जो है वो आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा षण्मास का। ठीक है, देखिए तो षण्मास का संधि विच्छेद होगा षट प्लस मास। यह व्यंजन संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या ई या कोई अन्य व्यंजन मिले तो वहां पर आपका व्यंजन संधि हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है? कौन सा समास जो है द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा? पथभ्रष्ट, पंकज, जलवायु, नवरत्न। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि नवरत्न जो है वो यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? द्विगु समास जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर शब्द के शुरुआत में आपको संख्यावाची शब्द देखने को मिलते हैं, यानी संख्या का भाव जहाँ पर शुरुआत में होगा वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, तो समास के प्रश्न को भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। देखिए तो नवरत्न जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। नवरत्न का समास विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह या फिर नौ रत्नों का समाहार। कई बार समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है कि नवरत्न का समास विग्रह क्या होगा, तो नौ रत्नों का समूह या फिर नौ रत्नों का समाहार भी कह सकते हैं। बाकी अन्य जो विकल्प दिए हैं उनका भी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद नंदा मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंदा में कौन सा अलंकार है? तो आपके अलंकार के एक प्रश्न को हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो क्या सही आंसर होने वाला है? आइए देखते हैं सही आंसर, फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे पकड़िए? तो पहली लाइन से ही आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि त्यों शब्द लगा मिल गया है। देखिए त्यों शब्द आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा ढक ही जा रहा है, छोड़िए। तो त्यों शब्द जहाँ पर भी आपको लगा दिख जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों त्यों, ज्यों और त्यों जहाँ पर भी लगा मिल जाए वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा जहाँ रूप गुण, मतलब अभी आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, लास्ट तक आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना? तो बस इतना याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपको ज्यों और त्यों देखने को मिल जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मनु मानो जनु जानो भी देखने को मिल जाए वहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो 4 शब्द याद रखिए, मनु मानो जनु जानो ये 4 शब्द, ज्यों और त्यों ये 6 शब्द जहाँ पर भी लगे मिल जाएँ, आँख बंद करके आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके टॉप 25 प्रश्न थे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए थे। 8 परीक्षाओं का हमने एनालिसिस किया है, फिर उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एसएससी, जीडी, यूपीएसआई वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि टीसीएस के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े टेढ़े प्रश्न होते हैं, जिसमें थोड़े से कठिन जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना वो टीसीएस के ही प्रश्न हैं, ठीक है ना? तो टीसीएस के प्रश्नों का ही हम जीएस लेकर के आने वाले हैं। जीएस की प्रैक्टिस सेट प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे क्योंकि टीसीएस में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी, जीडी की बात करें और आपका जो यूपीएसआई की बात करें तो अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बाकी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयूएसआई इनके भी प्रश्नों को हम वहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी है तो उसमें एसएससी भी एग्जाम कराती है, तो एसएससी में आए हुए पुराने प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अच्छे लेवल की जीएस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है और वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितना वीडियो पे लाइक और शेयर होगा उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आएगा। जल्द ही मिलते हैं करंट अफेयर वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।